पानी निकाला, आप कोई पानी नहीं मिला, अरे पानी निकाला, आप कोई पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, आप कोई पानी निकाला, आप कोई पानी नहीं मिला, अरे आप कोई पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला। साथियों, ये महिला पत्रकार की जो आवाज सुन रहे हो आप, ये आज के भारत की पत्रकार है और ये हमारे बच्चों को प्रश्न पूछ रही है कि क्या आप लोगों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिला। बड़ी हैरानी से मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के पत्रकारों का संबंध आप किसी जाति या समुदाय से जोड़कर ना देखें, क्योंकि इस प्रकार के पत्रकारों का संबंध केवल और केवल अज्ञानता से है, शिक्षा के अभाव से है। एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जो भी पत्रकार पढ़ा लिखा है, जो भारत के इतिहास को जानता है, समझता है, वो कभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन खैर, अगर इस महिला पत्रकार ने ये प्रश्न पूछे हैं तो मैं पूरी सच्चाई के साथ उसके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि हां, ये सच है कि आध्यात्मिक और धार्मिक कहलाने वाले इस देश में कुत्ते बिल्लियों तक को सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन हम लोगों को नहीं थी। और साथियों, यदि आज हम लोगों को पानी पीने का अधिकार मिला है तो वो पूजा पाठ या कर्मकांड करके नहीं मिला, बल्कि मेरे जैसे लोगों ने अनेकों अनेक सत्याग्रह किए, भूखे प्यासे रहकर सर पर लाठियां खाई और 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर इस देश में हमको पानी पीने का अधिकार प्राप्त हुआ। और आज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इस प्रकार के पत्रकार हमारे पानी पीने के संघर्ष की लड़ाई को जानते नहीं है या जानना नहीं चाहते या जानकर भी अनजाने बनकर बैठे हुए हैं। मुझे केवल दुख इस बात का है कि जिन लोगों के लिए मैंने ये संघर्ष किया, जिन लोगों को मैंने ये बुनियादी अधिकार दिलाया, वही लोग मेरे संघर्ष की इस लड़ाई को भूल चुके हैं। खैर, मैं आज इस नाटक के माध्यम से आपको अपने पानी पीने के संघर्ष की लड़ाई के बारे में समझाने आया हूं। मकसद मेरा केवल यही है कि आप इस नाटक के माध्यम से यदि मेरी लड़ाई को जानेंगे, समझेंगे, हो सकता है कि जो अधिकार मैंने आपको बड़े संघर्षों के बाद लाकर दिए, आप उनकी अहमियत को समझें और उनकी रक्षा और भी बेहतर से कर सके, ताकि भविष्य में फिर वो अधिकार आपसे कोई छीन ना सके। तो पेश है मेरा नाटक, जिसका नाम है महाड़ सत्याग्रह 1927 और स्थान है महाड़ का चवदार तालाब। इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कि वो अशुद्ध यहां तक पहुंच गया। अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि बिल्ला, कुत्ती, सुअर, जहां कोई भी आ सकता है, लेकिन इस तालाब तक किसी अशुद्ध की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझते तक नहीं हो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो अशुद्ध यहां तक पहुंचा और उसको पकड़ लिया गया। अगर वो कहीं हमारे तालाब तक पहुंच जाता ना, तो वो हमारी तालाब को अशुद्ध कर देता। तो मुझे इस तालाब को शुद्ध करने के लिए पता नहीं कितना बड़ा पंचगव्य बनाना पड़ता। अरे कितना सारा दूध, दही, घी, गौमूत्र और गौ का गोबर इकट्ठा करना पड़ता। लेकिन अब मेरी बात को याद रखो, अशुद्ध चाहे उसका बच्चा हो, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, अगर वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर करना पड़ता हो, लेकिन हम उन अशुद्धों को अपने तालाब तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि हम उनकी प्यास बुझाने के चक्कर में अपनी आस्था, अपना धर्म और अपनी परंपरा को भंग नहीं कर सकते। समझे तुम लोग? अरे ये अशुद्ध जहां तक पहुंच गया और हमारी इस मिट्टी को भी उसने अशुद्ध कर दिया, और मैं भी अशुद्ध हो गया हूं। अरे तुम जहां लोग क्या देख रहे हो खड़े खड़े, अरे जाओ
मेरे लिए गौमूत्र लेकर आओ, मुझे स्नान करना है, मुझे पवित्र होना है, जल्दी जाओ। इसमें कोई शंका नहीं है कि सदियों से इस भारत भूमि में हम लोगों के साथ इस प्रकार का क्रूरता से भरा हुआ व्यवहार हो रहा था। लेकिन साथियों, अब समय बदल गया था, क्योंकि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले जैसे महान क्रांतिकारियों ने हमें इस क्रूरता के खिलाफ आवाज बुलंद कराना सिखा दिया था। और हम लोग इस क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और हमारी आवाज जाकर पहुंची महाराष्ट्र के विधानमंडल तक। और फिर विधानमंडल से एक विधेयक पारित होता है जो इस प्रकार था। सुनो सुनो सुनो, सभी आम और खास व्यक्तियों को यह सूचित किया जाता है कि महाराष्ट्र की विधानमंडल में एक बिल पारित हुआ है। सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अछूतों का प्रवेश लागू कर दिया गया है। अब अदालत, स्कूल, अस्पताल, पनघट, तालाब आदि में अछूतों को प्रवेश दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह अनाउंसमेंट हो गई कि सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में, अस्पतालों में, स्कूलों में, पनघटों में, तालाबों में अछूतों के प्रवेश पर अब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहा। तो क्या आप लोगों को यह लग रहा होगा कि चवदार के तालाब से भी हम अछूतों को पानी पीने की इजाजत मिल गई हो गई? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हमारे पानी पीने के संघर्ष की लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो यह अनाउंसमेंट हमारे लिए समानता, बराबरता और मानवता की बात कर रही थी, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि इसी अनाउंसमेंट ने इस देश के बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावना को भारी ठेस पहुंचाई थी। हमारी आस्था, हमारा धर्म और हमारी परंपरा से बड़ा कोई विधेयक नहीं हो सकता, और मैं नहीं मानता ऐसे विधेयक को जो पल भर में हमारी सदियों पुरानी परंपरा को समाप्त कर दे। लेकिन इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना, मैं इन अछूतों को इस तालाब से पानी नहीं पीने दूंगा। समझे तुम मेरी बात को? जिस तरह के व्यवहार की, जिस तरह की प्रतिक्रिया की मुझे आशा थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन लोगों ने इस विधेयक को मानने से इनकार कर दिया, और अब चवदार तालाब तक कोई अछूत पहुंच ना सके, उसके लिए सख्ती पहले से भी दोगुनी चौगुनी कर दी। सच कहूं तो इस समय स्थिति एकदम युद्ध के मैदान जैसी हो चुकी थी। एक ऐसा युद्ध जिसके एक तरफ तो रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर अहंकार, क्रूरता, इंसान को इंसान ना समझने वाली मानसिकता, और दूसरी ओर हम जैसे लोग जो केवल ये कह रहे थे कि हम भी इंसान हैं, हमको भी पानी पीने का अधिकार इस देश में मिलना चाहिए। और मैंने इस युद्ध के मैदान में खड़े होकर मन ही मन ये सोच लिया कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस युद्ध पर विजय करनी है। और इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने एक रणनीति बनाई कि मैं और मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति इस युद्ध में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को अपनी शिक्षा और तर्क के आधार पर विजय करूंगा। और यही भावना लेकर मैंने 19 और 20 मार्च 1927 को एक बड़ा सत्याग्रह किया, और मेरे इस आह्वान पर शिरेश्वर थिएटर में लगभग स्त्री और पुरुषों को मिलाकर 5000 लोग इकट्ठे हुए, और उन 5000 लोगों को मैंने इस तरह से संबोधित किया। देश के मूल निवासियों, आपको क्या लगता है कि मैं इस समय जिस पानी की लड़ाई लड़ रहा हूं वो चवदार तालाब का पानी है? नहीं, मैं जिस पानी के लिए लड़ रहा हूं
ये वो पानी है जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने, बिरसा मुंडा ने और मेरे अनेकों अनेक श्रमिक पूर्वजों ने इस धरती को सींचने के लिए कभी खून के रूप में तो कभी पसीने के रूप में बहाया। और मेरे साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं उस पानी के विरोध में भी लड़ रहा हूं जिस पानी से इस देश के इतिहास से मेरे पूर्वजों द्वारा लिखे सुनहरी अक्षरों को सदा सदा के लिए मिटा दिया गया। क्यों मिटाया हमारा इतिहास? क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम वैसी जिंदगी जिए जैसा वो चाहते हैं। और इसमें कोई शंका नहीं है कि आज हम लोग वही जीवन यापन कर रहे हैं जैसा उन लोगों ने हमारे माथे पर थोपा था। नहीं तो हमारे पूर्वज ये नीच और गंदे धंधे कभी ना अपनाते। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहली बात आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके थोपे हुए जबरदस्ती के और षड्यंत्र के तहत के धंधे हमको आज ही छोड़ने होंगे। और जिन धंधों को करने के लिए ये लोग हमें मनाही करते हैं वही धंधे हमें अपनाने होंगे। और मेरे साथियों, ना सिर्फ धंधे बल्कि हमारा उठना बैठना रहना सहना यहां तक कि खाना पीना भी उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे माथे थोपा है। नहीं तो हम कभी भी मरे हुए जानवरों का मांस खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मेरे साथियों, मैं दूसरी बात यही कहूंगा कि हमें आज से ही मरे हुए जानवरों के मांस को खाना बंद करना होगा। और तीसरी और अंतिम बात कि हम उनकी गुलामी से तभी दूर हो जाएंगे जब हम अपने मस्तिष्क से उनकी चालबाजियों को निकालेंगे। हमें आज ही अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपनी मानसिकता से अछूत होने की, छोटे होने की या क्षुद्र होने की भावना का त्याग करना होगा। और मैं सच कहता हूं, ऐसा करके ही हम इस देश में स्वतंत्रता का आभास कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जय! बाबा साहब अम्बेडकर की जय! बाबा साहब अम्बेडकर की जय! अब मेरे साथियों, हम बड़ी शांति के साथ और बड़े धैर्य के साथ चवदार तालाब की ओर जाएंगे और उसका जल ग्रहण करेंगे। और हाँ, इस तालाब का जल ग्रहण करने से पहले मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि साथियों, इस पानी को मैं इसलिए नहीं पी रहा कि इसको पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा या इसको पीने के बाद मैं पापों और बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं इस जल को केवल और केवल इसलिए पी रहा हूं क्योंकि इसको पीने के बाद मैं, मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति और उसकी आने वाली पीढ़ियां किसी ना किसी हद तक उनकी गुलामी से मुक्त हो जाएंगी। त्राहिमाम, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराध हो गया है। हे भगवान, इन अशुद्धों ने हमारे पानी को अपवित्र कर दिया और आप जो क्षीरेश्वर मंदिर में पहुंचने की योजना बना रहे हैं। अरे तुम लोग जहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे बाला तलवार ईंट जो कुछ भी हाथ लगता है इन अशुद्धों पर हमला कर दो। और इस अम्बेडकर ने जो हमारे पानी का एक घूंट पिया है उसके बदले में हम इन लोगों के सर से इतना खून बहाओ कि सारा महान लाल हो जाए। पानी के बदले खून बहाओ, जाओ अपना धर्म बचाओ। पानी के बदले खून बहाओ, जाओ अपना धर्म बचाओ। इस घटना में जिन लोगों ने हमको जख्मी किया, चोटिल किया, हम पर प्रहार किए, उनकी गिनती हमसे बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद भी हम उनके हाथों से चोटिल हुए, हम घायल हुए। कारण केवल एक यही था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम इस युद्ध में किसी प्रकार के युद्ध का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि वो लोग लगातार हम पर प्रहार किए जा रहे थे, हथियार के माध्यम से भी और अखबार के माध्यम से भी। अखबार यानी कि मीडिया, उस समय का सारा मीडिया इन लोगों के साथ था। आपको सुनकर बड़ा ताजुब होगा कि उस समय का मीडिया हमारी न्याय और समानता से भरी हुई लड़ाई को, जिसको हम बड़ी शांति से कर रहे थे, उसको मेरा बागीपन कह रही थी। और उनकी क्रूरता को, उनकी नफरत को राष्ट्रवादी
और धर्मवादी भावना से ओतप्रोत बता रही थी। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि 28 मार्च 1927 को उनकी एक भाला अखबार ने उनकी ओर से हमें धमकी साफ शब्दों में लिखकर भेजी। और वह धमकी क्या थी कि अगर तुम लोगों ने हमारे मंदिरों और तालाबों को छूना बंद नहीं किया, यह अखबार में दर्ज है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों ने हमारे मंदिरों और तालाबों को छूना बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे। और साथियों, उनकी इस धमकी का जवाब मैंने अखबार के माध्यम से ही उनको भेजा। मैंने भी अपनी अखबार में लिख दिया कि जो लोग हमें सबक सिखाना चाहते हैं, हम लोग उनसे निपट लेंगे। हे जल देवता, हे जल देवता, हमें अंदर और बाहर से पवित्र करने वाले जल देवता, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपको इन अशुद्धों के हाथ से नहीं बचा पाए। लेकिन हे जल देवता, हम इन अपराधियों को इतना बड़ा दंड दिया है कि फिर कभी विषय में आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेंगे, क्योंकि तुम पर सिर्फ हमारा अधिकार है और इस अधिकार में हम किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। और हां, अब मैं देखता हूं कि मेरी इस अधिकार का हनन करने के लिए कौन आता है। मैं देखूंगा। एक बात मैं पूरे विश्वास और पूरे दावे से कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कलम और किताब से बढ़कर कोई हथियार नहीं। मेरे साथियों, जो भी व्यक्ति शेरनी रूपी दूध, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी के दहाड़ेगा, उसके सामने चाहे कोई भाला लेकर आ जाए, चाहे कोई तलवार लेकर आ जाए, चाहे कोई बंदूक लेकर आ जाए, वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। और ये बात मैं आज 3 जुलाई 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दूसरे चरण में कह रहा हूं। इसको लग के रख लो। इसलिए मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सत्याग्रह में भी हम वैसे हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे जिन हथियारों का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाला सत्याग्रह शांति और धैर्य से किया, यह सत्याग्रह भी उसी शांति से करेंगे। और इतना भी याद रखो कि भले हम इस मंच के माध्यम से शांति की बात कर रहे हैं और हम शांति बनाए भी रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी यहां की पुलिस शांति भंग करने के नाम पर हमको जेल में डाल सकती है। इसलिए जेल जाने के लिए भी तैयार रहो। मैं सच कहता हूं, मुझे इस आंदोलन में वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो निडर हैं, जो स्वाभिमानी हैं, जो यह समझता है कि अस्पष्टता इस देह पर एक कलंक है और इसको मिटाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस व्यक्ति में ऐसी भावना है वही आए और इस कागज पर अपने दस्तखत करें। हम ये दूसरा सत्याग्रह भी करेंगे। हम इस बार भी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर। कानून? अरे जे लोग कानून की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम भी अपनी आस्था और अपने धर्म को बचाने के लिए हम भी कानून का ही सहारा लेंगे। हाँ, हम भी कानून का ही सहारा लेंगे और हम कोर्ट में जे फाइल दायर करेंगे कि इन अशुद्धों को जो पानी पीने की आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा को हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाए। और हमें जे पूर्ण विश्वास है कि जे अनपढ़ और ग्वार लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। अनपढ़ और गवार लोग कोर्ट में उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस लेकर वो लोग कोर्ट में पहुंच गए। और जानते हो, कोर्ट में उन्होंने सबसे पहले यह स्वीकृति ली कि जब तक अदालत इस केस में किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंचती, तब तक अछूतों द्वारा चवदार तालाब में पानी पीने पर रोक लगा दी जाए। और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद मेरे काबिल दोस्त ने कुछ इस प्रकार के तथ्य अदालत में सामने रखे।
मिलोड, हम अपनी बात इस अदालत में इसलिए लेकर आए हैं कि हमें यह पूर्ण विश्वास है कि युगों युगों से चली आ रही हमारी परंपरा और हमारी आस्था को कोर्ट किसी प्रकार की को ठेस नहीं पहुंचने देगी। और ये रही इस केस की बात, ये तो बिल्कुल पानी की तरह निर्मल और साफ है कि ये जो लोग हमारे तालाबों को सार्वजनिक तालाब कहते हैं, ये बल्कि सार्वजनिक तालाब नहीं है, ये तो हमारी निजी संपत्ति है। और हमारी निजी संपत्ति में हम किसी की कोई दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। इसलिए इन लोगों को जो पानी पीने की मनाही है, हम इन लोगों को अपने पानी पीने की मनाही। मिलोड, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी अदालत धर्म और झूठे तथ्यों के आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाएगी, क्योंकि अदालत अपना फैसला दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर करती है। और मेरे पास ऐसे सबूत है जो ये सिद्ध करते हैं कि जिस चवदार तालाब को ये लोग निजी कह रहे हैं, वो निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक है। मिलोड, मेरे पास महाड़ नगर पालिका के कागजात हैं जिसमें साफ लिखा है कि ना सिर्फ इस तालाब का रखरखाव बल्कि इसकी सफाई और इसकी सारी मुरम्मत जो महाड़ नगर पालिका के पैसे से होती है। महाड़ नगर पालिका का पैसा मतलब लोगों द्वारा टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा। मिलोड, जिस संपत्ति का रखरखाव लोगों द्वारा दिए हुए पैसों से होता है, वो कभी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये कागजात सिद्ध करते हैं कि महाड़ का चवदार तालाब निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है और इस सार्वजनिक संपत्ति पर हम सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन मिलोड, हमारी धार्मिक ये नीति है कि अगर जो हमारे पानी को छूते हैं तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा। मिलोड, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इनकी धर्म की नीतियां बहुत ही अमानवीय हैं। आप खुद सोचिए, ये कितनी तर्कहीन और नासमझी से भरी हुई बात है कि जो पानी कुत्ते, बिल्ली और जानवरों के स्पर्श से दूषित नहीं होता, वो पानी मात्र हमारे हाथ लगाने से दूषित हो जाता है। लेकिन मिलोड, ये हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है कि ये हमारी धार्मिक और आस्था का सवाल है। धर्म, आस्था और पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के तथ्य मेरे काबिल दोस्त कोर्ट में रख रहे थे। मेरे तर्क और उनके तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो फैसला किया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कोर्ट ने कह दिया कि हां, हम लोग चवदार तालाब से पानी पी सकते हैं। इस कोर्ट ने हमारी जीत की। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमारे पानी पीने की संघर्ष की लड़ाई इसी जीत के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस हार के बाद वो बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे। और उनके दुख और बेचैनी का कारण यह नहीं था कि वो कोर्ट में मुकदमा हार गए, बल्कि उनके दुख और बेचैनी का कारण यह था कि वो एक अछूत और दलित कहाए जाने वाले व्यक्ति से मुकदमा हार गए। इसलिए वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और अपने मुकदमे को लेकर पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। मिलोड, जो इन लोगों को पानी पीने की मनाही है, वो दरअसल ये आज या कल की बात नहीं है। ये पिछले 5000 वर्षों पुरानी चल रही परंपरा है और लंबे समय से चल रही परंपरा ही एक तरह का कानून बन जाती है। इसलिए जब मान लेना चाहिए कि इनको जो पानी पीने की मनाही है वो एक कानून ही बन जाता है। मिलोड, कानून का मतलब होता है न्याय, समानता, बराबरता, मानवता। लेकिन इनकी जो परंपराएं हैं वो अमानवीय है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मानवता के नाम पर काला धब्बा है, इंसान को उनके बुनियादी हकों से दूर करने वाली है। इसलिए मिलोड, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि इनकी अमानवता से भरी हुई परंपरा को कभी भी कानून का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही ये कभी कानून हो सकती है। और दूसरी बात मिलोड, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अपराध अगर सदियों से होता आ रहा हो तो क्या अपराध नहीं रहता? मिलोड, पाप, जुल्म, अपराध अगर 5000 वर्षों से भी होता आ रहा हो तो अपराध ही रहता है। और हम लोगों को अपराध को अपराध की श्रेणी में ही रखना चाहिए, वो किसी की चाहे धार्मिक परंपरा या नीतियां क्यों ना हो। मिलोड,
आपको क्या लगता है कि मैं 1927 से 1937 तक पिछले 10 सालों से इस कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो इंसान के पानी पीने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं मिलोड, मैं इंसान की गरिमा की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं इस कोर्ट में पानी पीने का अधिकार नहीं मांग रहा, मैं इंसान के इंसान होने का अधिकार मांग रहा हूं। मिलोड, मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो सदियों से गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एक गलत फैसला उनकी गुलामी की जंजीरों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा और आपका एक सही फैसला उनको उस आजादी तक पहुंचा देगा जिस आजादी पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। That's all. मेरे तथ्य, मेरे तर्क और उनकी काल्पनिक बातों को सुनने के बाद अदालत ने वही फैसला किया जिसकी आप आस लगाकर बैठे हो। इस कोर्ट में भी हम मुकदमा जीत गए और यह मुकदमा हम फाइनली सदा के लिए जीत गए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोर्ट कचहरी में तो हम मुकदमा जीत गए, लेकिन शायद कुछ लोगों के दिलों को नहीं जीत पाए। खैर, माफी चाहता हूं इस नाटक के माध्यम से कोई गलती हुई हो। और इस नाटक को दिखाने का केवल एक ही मकसद था कि बाबा साहब ने जो लड़ाइयां लड़के, जो संघर्ष करके अधिकार हम लोगों को दिलवाए, आप लोग उनकी अहमियत को समझे, उनकी महत्ता को समझे और उनकी इस प्रकार से रखवाली करें ताकि भविष्य में वो अधिकार आपसे कोई छीन ना सके। थैंक यू, अंबेडकर मिशन गुरदासपुर। हेलो रॉकी जी, आप प्रधान जी वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੌਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਕਬੂਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ एक इंट्रोडक्शन करना हाँ 5 मिनट थोड़ी जल्दी। मेरे ये नाटक प्रेम सिंह जी वालों भी ला लियो अपनी मान सम्मान। ये महाड सत्याग्रह 1927 ये मैंने नाटक खुद लिखा है और इसको लिखने में अंबेडकर मिशन गुरदासपुर का बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं की सोच है। ये बातें सब मैं उनके मुख से सुनता हूँ, मैं किताबों से बहुत कम पढ़ता हूँ। जेपी खरला वाले ये साहब से मैंने पूछता रहता हूँ, जेपी साहब से, कि ये लिख रहा हूँ आजकल, और ये मेरी कच्ची पक्की दाल में तड़का लगाने का काम करते हैं। और मेजर सोमनाथ जी वो मिर्ची डालते हैं और प्रधान साहब नमक डालते हैं और तेल का काम ये करते हैं। मेरे सामने जो एडवोकेट साहब बैठे हैं, चौधरी साहब। और बताना चाहूंगा इस नाटक में जिन लोगों जो पंडित और वकील का चरित्र किया, रघुनाथ जी, ये वैसे बैंक कर्मचारी हैं। और म्यूजिक, जो सारा म्यूजिक 2 दिन में तैयार किया हमारे सचिन जी ने। थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत साधुवाद। रॉकी जी आ भी प्लीज लियो अपना मान सम्मान। हर्षपाल जी वालों जे, चमन लाल जी वालों भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਬੂਲੋ ਨੂੰ। ਬਨਾਰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੋਵਾਲ ਜਟਾਂ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਪਵਨ ਕੋਟ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਾਮ ਸੇਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ